नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। भारत सरकार की नंबर 1 पीएसयू कंपनी ओएनजीसी ने आज अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट डिक्लेयर किए थे। उनके मुनाफे में कटौती आएगी ऐसा एक्सपेक्टेड था। हालांकि ये कटौती 85% जितनी रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। चलिए देखते हैं डिटेल में। मित्रों, थोड़ा सा परिचय इस कंपनी के बारे में। जैसा आपको पता है, ओएनजीसी जो है इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो क्रूड ऑयल और गैस क्षेत्र में काम करती है। यह भारत सरकार के द्वारा ऑन की जाती है और यह मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंतर्गत आती है। ये इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल और गैस की एक्सप्लोरेशन की कंपनी है। हम जितना भी जो क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है उसमें से 70% सिर्फ ओएनजीसी ही निकालती है और 84% जितना नेचुरल गैस ओएनजीसी अकेले निकालती है। नवंबर 2010 में भारत सरकार ने इसको नवरत्न का स्टेटस, नवरत्न से निकाल के महारत्न का स्टेटस दिया था 2010 के अंदर। 2019-20 के अंदर यह भारत की सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी हो गई थी 2019-20 में, जहां तक पीएसयू का सवाल है। लेकिन तकलीफ उनकी शुरू हो गई जब उन्होंने 30 जनवरी 2018 को ओएनजीसी ने एचपीसीएल के अंदर जो 51.11% की भारत सरकार की हिस्सेदारी थी। अब गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती थी तो किसी और को बेच सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, ये ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। गवर्नमेंट ने एचपीसीएल को बोला कि ये 51.11 हिस्सेदारी आप खरीद लो और उसके जो पैसे होता है वो हमको दे दो। अब ओएनजीसी इंडिया की जो वो इंडिया सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी थी, जिसके पास 10,000 से करोड़ का कैश बैलेंस होता था। लेकिन ये जब से ये डील हुई है, फॉर्च्यून रिवर्स हो गया है, क्योंकि ये जो 51.11% स्टेक इसने लिया है एचपीसीएल के अंदर, उसके बाद से थोड़ा तकलीफ में ये आ गया है। इस डील के लिए 36,915 करोड़ रुपए ओएनजीसी को देने पड़े हैं भारत सरकार को। अब ये ऐसा कहा जाता है कि ये वैल्यूएशन काफी ज्यादा था, लेकिन क्योंकि ये सरकार का आपस का मामला था और ओएनजीसी के पास भी वर्चुअली कोई चॉइस नहीं था, तो उनको ये अमाउंट देनी पड़ी। अब उसके लिए करना क्या पड़ा, उसके लिए उनको इंटरनल फंड यूज किए उन्होंने 12,034 करोड़ के। यहां तक तो ठीक था, लेकिन बैलेंस जो 24,881 करोड़ है, 24,081 करोड़ जो है, वो उनको कमर्शियल बैंक से उसके लिए लोन लेना पड़ा। जो कंपनी कैश रिच थी, जो डेट फ्री थी, उनको डेट करना पड़ा, कर्जा करना पड़ा ये डील के लिए। फंडिंग रिक्वायरमेंट 7,560 करोड़ की और एक रिक्वायरमेंट थी, जो जीएसपीसी का जो केजी ब्लॉक एक्विजिशन भी उन्होंने किया था, तो उसके लिए भी उनको कुछ 7,500 करोड़ रुपए टर्म डिपॉजिट के थ्रू करना पड़ा। तो ये अल्टीमेटली ये भी एक तरह का डेट ही है। मित्रों, ये स्क्रीनशॉट है, थोड़ा सा पुराना है, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि इसमें चल क्या रहा है। अब क्या हो रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि ऑयल मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था कि अगर ओएनजीसी चाहे तो जो अपना हिस्सा है एचपीसीएल में वो बेच सकता है। अब ये इसकी नौबत क्यों आई? अब जैसा हमने आगे बताया कि ये ओएनजीसी का अब तक का सबसे एक्सपेंसिव एक्विजिशन रहा है, और इसलिए भी रहा क्योंकि उनको ये गवर्नमेंट का सोच ये था कि ये जो अपस्ट्रीम बिजनेस है वो ओएनजीसी का है और एचपीसीएल का डाउनस्ट्रीम बिजनेस है। तो बहुत सारे कंट्री के अंदर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम एक ही कंपनी चलाती है, दोनों बिजनेस, मतलब खुदाई करके निकालना और उसको रिटेल करके बेचना। तो इससे एक सिनर्जी बैठती है। तो यहाँ पे भी ऐसी कोई सिनर्जी बैठेगी, ये सोच के गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था। ओएनजीसी को वो ये करना भी था और उनके पास कोई चॉइस भी नहीं था। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि एचपीसीएल की एक्विजिशन के उनको कुछ ऐसी कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिली। ये एक्विजिशन के बाद उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर भी ओएनजीसी को सिर्फ एक ही बर्थ मिला था। इनफैक्ट 1.5 साल तक तो एचपीसीएल ने उसको प्रमोटर मानने से भी मना कर दिया था। बाद में सेबी का जब प्रेशर आया तो उनको वो मानना पड़ा कि ये हमारे प्रमोटर है। तो वो जितना जो चाहा था, ओएनजीसी ने सोचा था, वैसा कुछ हुआ नहीं। ये एक और स्क्रीनशॉट है। बीपीसीएल के अंदर भारत सरकार अपना हिस्सा बेचना चाहती है, ऐसा गवर्नमेंट ने ऑलरेडी क्लियर किया है। इनफैक्ट कंपनीज है जैसे वेदांता है और बाकी कुछ कंपनी हो सकता है इसके अंदर इंटरेस्टेड भी हो और आगे से कोई डील हो भी सकती है। तो हालांकि एक नहीं, दो कंपनी जाएगी, क्योंकि बीपीसीएल सरकार बेचना चाहती है और एचपीसीएल जो है वो ओएनजीसी अपने एंड से बेचना भी चाहती है। तो हो सकता है कि ये भी कोई कोई फॉरेन के प्लेयर है। इनफैक्ट उन्होंने खास भी कहा है कि वो अपनी हिस्सेदारी, आप देखेंगे यहाँ जैसे हाईलाइट किया है कि कोई कोई अगर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर रहेगा, पॉसिबली एन ओवरसीज ऑयल कंपनी, जैसे कि मोबिल हो गया या शेल हो गया या बीपी हो गया या टोटल हो गया, तो उनको वो बेच सकते हैं। ये तो घुमा फिरा के जो समय का चक्कर जो गोल गोल घूम रहा था, पहले ये कंपनी इंडिया में थी, आपको पता ही है, मोबिल, शेल, ये काल्टेक्स, वो सब इंडिया में थी, उसका नेशनलाइजेशन होकर ये कंपनी बनी है। अब साइकिल ऐसे वापस चल रही है कि फिर से हो सकता है कि ये विदेशी कंपनी जो है ऑयल का बिजनेस अपने साथ ले ले।
ये वो लिस्ट ऑफ कंपनीज है जिसका कंबाइंड रिजल्ट उन्होंने अगली स्लाइड में दिया है। होल्डिंग कंपनी ओएनजीसी है, इसके अलावा ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है, मैंगलोर रिफाइनरी है, पेट्रोनेट एमएचबी है और एचपीसीएल भी है। जॉइंट वेंचर में भी उनकी बहुत बड़ी सारी कंपनियां हैं जैसा कि हम देख पा रहे हैं। एसोसिएट्स में पेट्रोनेट एलएनजी भी है और पवन हंस और रोहिणी हेलीकॉप्टर हेलीपोर्ट भी है। तो ये हेलीकॉप्टर और हेलीपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस में भी ये लोग हैं। मित्रों, ये कंपनी वैसे तो प्रॉफिट मेकिंग रही है, लेकिन पहली बार उन्होंने पिछले क्वार्टर में क्वार्टर 4 के अंदर उन्होंने लॉस रिपोर्ट किया था, जिसका मेन कारण कोविड से रिलेटेड डिसरप्शंस और प्रोविजंस थे। हम वो देखेंगे आगे की स्लाइड में। मित्रों, ये है वो रिजल्ट जो उन्होंने आज डिक्लेयर किया है। सारे फिगर जो है वो करोड़ के अंदर है, ईपीएस को छोड़ के। 4 कॉलम में फिगर है। ये जून क्वार्टर है, ये मार्च क्वार्टर है, ये पिछले साल का जून क्वार्टर और ये 19-20 साल भर के फिगर है। अगर सिर्फ उनके इनकम की बात करें तो उनकी इनकम जो पिछले क्वार्टर में 1,08,000 के आसपास की थी, वो इस क्वार्टर में घट के 63,575 करोड़ की हो गई है। तो यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट उनके बिजनेस में आई है कोरोना के चलते, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। एक्सपेंस की अगर बात करें तो 61,000 के उनके एक्सपेंस रहे हैं। पिछले क्वार्टर में ये 1,09,000 के आसपास के एक्सपेंस रहे थे। तो इस बार अगर हम देखें तो 2,573 का उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है। तो एटलीस्ट वो पिछले क्वार्टर से बेटर है। पिछले क्वार्टर में इनकम उनकी ज़्यादा थी लेकिन एक्सपेंस भी ज़्यादा थे, तो दोनों का बीच का डिफरेंस है वो नेगेटिव में ही आ रहा था। पिछले क्वार्टर में उनको ऑलमोस्ट 1,800 करोड़ का यहीं पे लॉस हो रहा था, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, टैक्स से पहले और एक्सेप्शनल आइटम से पहले। इस क्वार्टर में एटलीस्ट वो पॉजिटिव हुआ है, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर हम उसे पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो पिछले साल में अगर 11,180 का उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, तो वो 11,180 का प्रॉफिट सीधा 2,500 पे आ गया। तो इतना ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ है उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इनफैक्ट इनके जो जॉइंट वेंचर और एसोसिएट्स का प्रॉफिट है वो अब तक प्रॉफिटेबल रहा था। आप यहाँ पे देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में 298 करोड़ का था, पिछले साल 271 करोड़ का था। साल भर में उनको 1,000 करोड़ उनके एसोसिएट से और जॉइंट वेंचर से पिछले साल आया था, 1,000 करोड़, 1,054 करोड़। लेकिन इस क्वार्टर में जो उनके एसोसिएट से और जॉइंट वेंचर है वो भी घाटे में रहा है, वहाँ उनको 560 करोड़ का लॉस हुआ है। तो उनको जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,500 का हुआ था उसमें से 560 करोड़ कम हो गए, तो बचा खाली 2,012 करोड़। तो ये उनका जो एक्सेप्शनल आइटम से पहले का प्रॉफिट है। हालांकि इस क्वार्टर में कोई एक्सेप्शनल आइटम उन्होंने लिया नहीं है, तो उनका जो टैक्स से पहले का प्रॉफिट है वो 2012 ही है। लेकिन पिछले क्वार्टर में जैसा हमने बताया, कोरोना के चलते उन्होंने अच्छा खासा एक प्रोविजन लिया हुआ था, तो ऑलरेडी उनका जो 1,500 करोड़ का लॉस चल रहा था उसमें ये उन्होंने 9,000 का ये एक्सेप्शनल आइटम लिया था। तो उसके चलते टैक्स से पहले उनका 10,528 करोड़ का लॉस हो गया था पिछले क्वार्टर में, जो उन्होंने पहली बार पोस्ट किया था। अभी अगर हम बात करें कि टैक्स के बाद उनका कितना बचा है, तो इस क्वार्टर में टैक्स के बाद जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो हुआ 1,090 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में ये 6,576 करोड़ का हुआ था। तो ये 10,500 करोड़ तो यहाँ पे था, तो यहाँ पे उनको टैक्स क्रेडिट मिला, डिफर्ड टैक्स भी मिला है उनको। तो जो टैक्स के, तो उसके चलते, टैक्स क्रेडिट के चलते जो उनका मुनाफा है, मतलब जो लॉस है वो कम हुआ है और घट के पिछले क्वार्टर में 6,576 करोड़ का रहा था। पिछले साल सेम क्वार्टर में 7,120 करोड़ का प्रॉफिट था। जो जो हमने फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था कि उनके 85% से उनके नेट प्रॉफिट में कटौती आई है, तो ये वो फिगर है। 7,120 करोड़ से घट के वो सीधे 1,090 करोड़ पे आ गए हैं। अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इस क्वार्टर में वो 10 पैसे की रही है, जो एक्चुअली कम है। पिछले क्वार्टर में तो ये लॉस में थी, 4 रुपये 92 पैसे का लॉस चल रहा था। पिछले साल सेम क्वार्टर में 538 था, पिछले साल भर में 867 का था। इनफैक्ट अगर ये चौथे क्वार्टर का हटा दे तो ये अच्छे खासे प्रॉफिट में थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे करीब करीब 5 रुपए कम हो गए, तो वो जो करीब करीब 13 रुपए के आसपास चल रहे होंगे, 13-14, वहां से सीधे घट के वो 8 रुपीज 67 के आसपास में आ गए थे। तो अगर इस साल की बात करें तो यहाँ पे उनको 10 पैसे का एटलीस्ट प्रॉफिट तो हुआ ही है। तो एटलीस्ट अभी ऐसा लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर बेटर ही जाएंगे इससे। तो एटलीस्ट ये 860 इस साल का जो इनका ईपीएस है वो बढ़ेगा। एटलीस्ट जो 867 का था, हो सकता है इस बार जो है वो 12 या 13 के आसपास जा सकता है। अगर समरी की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकम में 41% की कटौती आई है, एक्सपेंस में 44% की। ग्रॉस प्रॉफिट उनका 243% से बढ़ा है और नेट प्रॉफिट 117% से। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकम में 43% की कटौती हुई है, एक्सपेंस में 39% की। ग्रॉस प्रॉफिट में उनको 77% की कटौती हुई है और नेट प्रॉफिट में 85% की। मित्रों, ये है उनके पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस। उनकी टोटल इनकम जैसा हम देख पा रहे हैं कंटिन्यूसली बढ़ ही रही है। खास करके यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 330 से 429 करोड़ हो गई, क्योंकि यहाँ उनके पास बिजनेस ऐड हुआ था।
बात करें अगर नेट प्रॉफिट की तो 12,000 करोड़, 26,000 करोड़, 23,000 करोड़, 30,000 करोड़, तो ये उनका हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ था 2019 में। वो पिछले साल उनका ड्रास्टिकली कम होकर 10,500 करोड़ पे चला गया था। तो ये उनके लिए चिंता का विषय जरूर होगा। उनके एक्सपेंडिचर जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, जैसा यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। और उनकी जो है वो टैक्स की इंटरेस्ट की जो इनकम है, अब ये 7,000 करोड़ के यहाँ पे उन्होंने टैक्स दिए हैं। तो ये जब से ये लोन वोन भी लिया है जैसा बता रहे हैं, उसके चलते उनको जो इंटरेस्ट की इनकम भी बढ़ गई है। तो ये उनके नेट प्रॉफिट पे थोड़ा हिट तो कहीं ना कहीं करेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बेसिस पे देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं उनकी इनकम में ना थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। अभी देखिए 1,14,000 की इनकम थी 2019 के क्वार्टर में, मार्च 2019 में। अब ये 1,11,000 हुई, 1,03,000 हुई, तो यहाँ पे 2 क्वार्टर तो उनकी इनकम कम हो गई। बड़ी मुश्किल से उनकी दिसंबर 2018 में इनकम थोड़ी सी बढ़ी, लेकिन वो भी जून के लेवल की थी। और यहाँ पे देखिए मार्च वाले क्वार्टर में तो और कम हो गई थी। कहीं ना कहीं कोरोना का भी इम्पैक्ट लास्ट में आया था। और अभी वाले क्वार्टर में तो और ड्रास्टिकली कम हो गई। तो इनकम जो इनकी या तो फिक्स है या तो बढ़ नहीं रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो 5,200 करोड़, 6,700 करोड़ यहाँ तक ठीक था जून 2019। उसके बाद से ये 6,700 से घट के सीधा 5,400 पे आ गया। फिर वो घट के 4,800 पे आ गया। तो यहाँ ये क्वार्टर में कम हुआ, यहाँ जून से लेकर सितंबर में ये उसकी अच्छी खासी गिरावट आ गई प्रॉफिट में। उसके बाद और गिरावट आई, और मार्च में तो हद ही कर दी, वो सीधा 6,875 करोड़ पे चले गए। एटलीस्ट इस बार थोड़े से प्रॉफिट में वापस आए हैं, लेकिन प्रॉफिट आया भी है तो भी कितना 1,000 करोड़ का प्रॉफिट है। तो अगर बाकी के क्वार्टर के मुकाबले देखोगे तो ये कुछ भी नहीं है, काफी कम है ये। ये है प्राइस चार्ट जो हम देख पा रहे हैं। 22 रुपये 50 पैसे का रेट था आज से 22 साल पहले। तो अभी इस कंपनी ने मोटा मोटा आप देख सकते हो 3.5 पौने 4 गुना के आसपास के रिटर्न दिए हैं 22 साल में। तो ये एक अच्छे रिटर्न तो नहीं है। हालांकि ये डिविडेंड अच्छा देता है, ये 6.3% के आसपास का डिविडेंड है। तो अगर टोटल यील्ड में डिविडेंड को भी जोड़ देंगे तो थोड़ा और ये बेटर हो जाएगा। हो सकता है कि 6-7 गुना के आसपास ये हो जाए। तो ये फिर भी ठीक ठाक रिटर्न है, बहुत अच्छे रिटर्न तो नहीं है। इनफैक्ट 2014 उसका जो 15 के आसपास उसका अच्छा था, उसके बाद थोड़ा डाउनफॉल ही चल रहा है। ये इंडस्ट्री का पी 6.96 का है, 7 के आसपास का है। इनका पी जो है वो ज़्यादा है। ज़्यादा इसलिए क्योंकि उन्होंने पिछले क्वार्टर में उन्होंने दबा के जो एक प्रोविजन लिया था उसके चलते ईपीएस डाउन हो गया था। अदरवाइज उनका 13-14 का ईपीएस रहता है, उसके हिसाब से वो इंडस्ट्री के बराबर ही है। तो अभी रिजल्ट उनका अच्छा आया है, तो क्या मूवमेंट रहेगा देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इस साल उनका ईपीएस बढ़ेगा, ये 8.32 से आप मान के चलिए ये बढ़ के 12-13 पे जाएगा। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी ये ज़्यादा पी पे ही चल रहा है, तो कोई बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट इसके प्राइस में आएगा नहीं। ये इसी रेंज में रहेगा कुछ टाइम तक, जब तक कि इनका ईपीएस में सब्सटेंशियल रिडक्शन नहीं आता। तो ये शेयर लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अभी काफी डिप्रेस लेवल पे चल रहा है। अगर आपका नजरिया 15-20 साल का है तो भी आप रख सकते हैं, ये बिल्कुल 700-800 के लेवल पे जाएगा अगले 10-15 साल के अंदर, और ये डिविडेंड भी अच्छा देगा। अगर आपका शॉर्ट टर्म नजरिया है तो एक रेंज में ये खिलता रहेगा अगले 2-3 क्वार्टर के अंदर। तो अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो इससे दूर रहे, अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो इसमें खरीदी की जा सकती है। यहीं पे हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।